Hello everyone, welcome to my channel. I am CA Shan Anwar, your fintech's buddy. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आईटीआर किस किस को फाइल करना है, किसको मैंडेटरी है, नहीं फाइल करने पे क्या नुकसान है और फाइल करने के क्या फ़ायदे हैं। आपने उस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर अभी तक किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, जाके पहले उसको आप चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए कौन सा आईटीआर आपको फाइल करना है, मीन्स आईटीआर के फॉर्म्स क्या क्या होंगे। क्योंकि अगर आप गलत आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको उतना ही नुकसान होगा जैसे कि आपको बीमारी कुछ और है और दवा आपने किसी और चीज़ की ले ली। तो जिस तरह से उस पर हेल्थ का नुकसान होता है वैसे ही यहाँ पे आपको फाइनेंशियल हेल्थ का नुकसान होगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए और अकॉर्डिंगली आप करेक्ट फॉर्म चूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। आइए देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए कौन कौन से आईटीआर फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किए हुए हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म क्या है, हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या होते हैं, कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको फाइल करना है और अगर आप गलत आईटीआर फॉर्म फाइल करते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आईटीआर फॉर्म कैसे डिसाइड होता है, इसके लिए 3 फैक्टर काम करता है। आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अमाउंट कितना है आपके इनकम का और आप किस कैटेगरी के टैक्स पेयर हैं, जैसे आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, एओपी, बीओआई, कंपनी, ट्रस्ट, क्या है आप। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके आपको करेक्ट आईटीआर फॉर्म चूज करना होता है। टोटल 7 तरह के आईटीआर फॉर्म्स होते हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये सातों आईटीआर फॉर्म को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोग को यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकम टैक्स में जो इनकम रिपोर्ट की जाती है उसको इनकम टैक्स टोटल कितने भाग में बांटता है, मींस कितने हेड्स में उनको दिखाना होता है। तो इनकम टैक्स में जो इनकम रिपोर्ट होती है, आप जो आईटीआर फाइल करते हैं उसको आप 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, या फिर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, या फिर इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, या फिर कैपिटल गेन। और अगर इन चारों में कोई चीज नहीं फॉल करती है तो वो आपकी अदर सोर्स की इनकम कहलाती है। ये रेसिड्यूरी हेड होता है, इसमें आपको अपनी इनकम को रिपोर्ट करना होता है। अब 1 बाय 1 सारे आईटीआर की डिटेल डिस्कशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले आईटीआर 1 जिसको सहज भी कहा जाता है, ये कौन फाइल कर सकता है, हु कैन फाइल। तो इसमें है रेसिडेंट इंडिविजुअल, सिर्फ याद रखिएगा रेसिडेंट इंडिविजुअल ही फाइल कर सकते हैं। एनआरआई या फिर नॉन रेसिडेंट जो है इंडिविजुअल वो फाइल नहीं कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल मींस क्या होता है, जैसे कि राम, श्याम, शान, मोहन, शाहरुख, कोई भी हो सकता है, ये इंडिविजुअल होते हैं, इनको फाइल करना है। इसमें कौन कौन सी इनकम आप शो कर सकते हैं, तो आप अपनी सैलरी या पेंशन की इनकम इसमें शो कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप शो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 हाउस प्रॉपर्टी, ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप शो कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है तो वो आप इसमें नहीं दिखा पाएंगे। आपकी अदर सोर्स की इनकम कुछ भी है, जैसे इंटरेस्ट से इनकम हो गया, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपको कहीं आपने लोन दिया आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो ये सारी चीजें आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। बट विनिंग फ्रॉम लॉटरी या फिर हॉर्स रेस की इनकम आप इसमें रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आपको अगर एग्रीकल्चर से कोई इनकम होती है तो 5,000 तक की इनकम को आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। अब इस बार इसमें चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज है, वो ये है कि अगर आपको शेयर मार्केट में आप ट्रांजैक्ट करते हैं, जो कि मोस्टली आज के डेट में सारे सैलरीज इंप्लॉइज कर ही रहे हैं, तो शेयर मार्केट में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं और आपको शेयर मार्केट की कोई गेन होती है जो कि लॉन्ग टर्म नेचर की होती है, मोर देन 12 मंथ्स वाली लॉन्ग टर्म नेचर की अगर होती है, जिसका टैक्सेबिलिटी का सेक्शन है सेक्शन 112A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अगर उस सेक्शन में कोई इनकम आपको होती है और वो इनकम पे गेन आपका 1,25,000 तक का है, तो वो आप यहां पे भी शो कर सकते हो। सिर्फ यही कैपिटल गेन आप दिखा सकते हो, अदर देन कोई कैपिटल गेन आप आईटीआर 1 में रिपोर्ट नहीं कर सकते हो। अब इस आईटीआर को फाइल करने के कुछ कंडीशंस भी होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। वो क्या है, जैसे कि इसमें आप अप टू 50 लाख तक की इनकम आप दिखा सकते हो। इसमें आप कैपिटल गेन नहीं दिखा सकते हो, सिर्फ ये वाली दिखा सकते हो जो मैंने बताया था, शेयर मार्केट वाली 112A में जो टैक्सेबल हो रही है, वो भी 1.25 लाख तक की ही गेन को दिखा सकते हो आप। कोई फॉरेन एसेट अगर आपके पास है, फॉरेन इनकम आ रही है, तो आप नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म ही रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है। जैसे कि फॉरेन एसेट आपके पास अगर है, दुबई में कोई घर है, उससे रेंट आ रही है, वो सब आप इसमें आप नहीं रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो तो आप इस फॉर्म को नहीं फाइल कर सकते हो। और अगर आपके पास किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम आती है, सपोज आप सैलरी के साथ साथ कहीं आपका छोटा मोटा बिजनेस भी है, वहां से भी इनकम आ रही है, तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हो। अब आईटीआर 2 क्या होता है, आईटीआर 2
इंडिविजुअल एंड एचयूएफ दोनों फाइल कर सकते हैं। यहां पे रेसिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल डजंट मैटर, दोनों ही फाइल कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी इनकम आप दिखा सकते हैं? देखिए आईटीआर 2 में आप जितना आईटीआर 1 की इनकम है वो सारी तो आप दिखा ही सकते हैं, उसके अलावा एडिशनल इनकम आपको इसमें कैपिटल गेन की इनकम आप शो कर सकते हैं। जैसे आपको कोई बिल्डिंग वगैरह बेचने पे कोई इनकम हुआ, कोई गोल्ड बेचने पे इनकम हुआ, शेयर मार्केट में आपको 1,25,000 से ज्यादा की इनकम हुई, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम हुई, ये सारी कैपिटल गेन की इनकम आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है एक से ज्यादा, एक है तो आप 1 में भी कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, उससे रेंट की इनकम अगर आपको आ रही है तो आप यहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास अदर सोर्स की इनकम आ रही है जैसे इंटरेस्ट डिविडेंड, तो वो आप यहां रिपोर्ट कर सकते हैं। आईटीआर 1 में आप विनिंग फ्रॉम लॉटरी और रेस हॉर्सेस की इनकम को आप रिपोर्ट नहीं कर सकते थे, यहां आप वो भी कर सकते हैं। आपको फॉरेन इनकम मिलती है, कोई फॉरेन एसेट से कोई इनकम मिलती है तो वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 तक है तो 1 में जाएंगे आप, 5,000 से ऊपर है तो आईटीआर 2 में आप जाएंगे। लेकिन अब देखते हैं इसमें कंडीशन और क्या क्या है। 50 लाख से ऊपर की अगर आपके पास इनकम है तो आप आईटीआर 2 सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, जैसे कि आप हैं टाटा में डायरेक्टर हैं, या इन्फोसिस में आप डायरेक्टर हैं, या कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में अगर आप डायरेक्टर हैं और आप बीइंग अ डायरेक्टर आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा, 1 आप नहीं कर सकते हैं। अब आईटीआर 3 को देखते हैं। आईटीआर 3 इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों फाइल कर सकते हैं। इसमें सारे वो इनकम आप फाइल दिखा सकते हैं, फाइल कर सकते हैं जो कि आप आईटीआर 2 में दिखा सकते हैं। उसके अलावा एडिशनल इसमें क्या दिखा सकते हैं, जैसे कि आपको बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम होती थी तो आप आईटीआर 2 में नहीं दिखा सकते थे, आईटीआर 3 में आप उसको दिखा सकते हैं। या फिर अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं और उस पार्टनरशिप फर्म से अगर आपको कोई इनकम होती है तो आप आईटीआर 3 फाइल करेंगे। आपने कोई इंट्राडे में कोई ट्रेडिंग की है, एफएनओ में जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आपने कोई ट्रेडिंग की है, या स्पेकुलेशन से कोई इनकम आपको होती है तो आप आईटीआर 3 में इसको रिपोर्ट करेंगे। आपकी प्रोप्राइटरशिप है, प्रोफेशनल आपको रिसीट कुछ होती है, आप फ्रीलांसर हैं, यूट्यूबर वगैरह हैं, ये सारी इनकम आप आईटीआर 3 में दिखा सकते हैं। देखिए आईटीआर 1 और 2 से ज्यादा वास्ट होती है आईटीआर 3। आईटीआर 3 में जनरली सारी इनकम इंडिविजुअल्स के लिए आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इट मींस अगर आप आईटीआर 1, 2, 4 ये सारी फाइल नहीं कर सकते हैं तो आप आईटीआर 3 फाइल करेंगे। ठीक है, आईटीआर 3 फाइल करने के लिए अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग होती है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बना करके उसमें सबमिट करना पड़ेगा। अब आईटीआर 4 को देखते हैं, जिसको सुगम फॉर्म भी कहते हैं। आईटीआर 4 कौन फाइल कर सकता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ, और यहां पे देखिए एक नया वर्ड आया, पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म भी आईटीआर 4 फाइल कर सकती है। वैसी पार्टनरशिप फर्म जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करती है। लेकिन एलएलपी क्या आईटीआर 4 फाइल कर सकती है? तो आंसर इज नो, एलएलपी आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकती है। अदर देन एलएलपी जितनी भी रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म्स हैं वो सारे आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी इनकम जाएगी? तो इसमें जो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जो आप इनकम को ऑप्ट करते हैं वो सारी इनकम आईटीआर 4 में आप दिखाएंगे। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है? जैसे सेक्शन 44 एडी आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। 44 एडी बिजनेस की इनकम होती है। इसमें आपको आपके पास जितनी टर्नओवर है उसका आप 8% तक कैश की टर्नओवर है तो आप दिखा सकते हैं प्रॉफिट, या फिर जो अगर बैंकिंग चैनल से आपके अकाउंट में आया हुआ है तो 6% तक की प्रॉफिट दिखा के आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशन अगर है तो आपको जितना भी आपकी रिसीट हुई है उसका 50% आप इनकम मान लीजिए और अपने आईटीआर फाइल कर दीजिए, आपको बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टर के केस में कुछ डिम्ड इनकम दी हुई है, ट्रांसपोर्टर के केस में वो आप दिखा सकते हैं, बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें भी देखिए इस साल फाइनेंशियल ईयर 24-25 से चेंज आया है। वो ये आया कि जैसे आईटीआर 1 में जो चेंज था कि आप सेक्शन 112A में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहे हैं शेयर मार्केट वाले 1,25,000 तक की इनकम आप दिखा सकते हैं, वो यहां पे भी आप दिखा सकते हैं। और सारी वो चीजें जो आईटीआर 1 में आप दिखा सकते हैं वो आप आईटीआर 4 में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। आईटीआर 4 फाइल करने की कुछ कंडीशंस है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप 2 करोड़ तक की ही टर्नओवर आईटीआर 4 में दिखा सकते हैं। अगर प्रोफेशन से आपकी इनकम है तो 50 लाख तक की ही टर्नओवर आप रिसीट आप प्रोफेशन की दिखा सकते हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखते हैं आईटीआर 5। आईटीआर 5 में आपकी जो पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं कुछ तो वो आप आईटीआर 4 में फाइल कर लेंगे जिनको बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है, जिनको बुक्स बनाना है वो आईटीआर 5 फाइल करेंगे। एलएलपी आईटीआर 5 फाइल करेंगे। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी एंड ट्रस्ट, ये जितने भी हैं, ट्रस्ट मींस जो कि एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करते हैं, ये जितने भी हैं वो सब आईटीआर 5 फाइल करेंगे। मींस आईटीआर 5 सारे कैटेगरी के लोग फाइल करेंगे अदर देन कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स। इनके लिए आईटीआर 5 है ही नहीं। इनके इनकम की सोर्सेस क्या क्या हो सकती है? तो जितनी भी पॉसिबल सोर्सेस ऑफ इनकम है वो आईटीआर 4 में ये सारे लोग दिखाएंगे। जनरली सैलरी इनके केस में नहीं होती है। सैलरी के अलावा जितनी भी इनकम है आईटीआर 5 में ये सारे रिस्पेक्टिव लोग शो करेंगे।
ITR 5 फाइल करने के लिए आपको जरूरी है कि जैसे मैंडेटरी है आपको कि आप डिजिटल सिग्नेचर से ही उस ITR को वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी ITR 1 2 3 4 ये सारी चीजें आप आधार नंबर पे जो लिंक है आपका मोबाइल नंबर उस पे OTP के थ्रू भी आप कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के द्वारा भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। बट ITR 5 के लिए मैंडेटरी है आपको कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा और उसी के थ्रू आप इसको फाइल कर सकते हैं। नाउ कम्स टू ITR 6। ITR 6 है कंपनीज के लिए। जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, चाहे 1% कंपनीज हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर स्ट्रक्चर, उनको ITR 6 फाइल करना है। इसमें वो सारी कंपनियां नहीं आएंगी जो कि एग्जेम्पशन क्लेम करती हैं इनकम टैक्स के सेक्शन 11 में। जैसे कोई सेक्शन 8 कंपनी बनाया है, NGO बनाया हुआ है कंपनी के फॉर्म में, और वो सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन को क्लेम करता है, तो वो ITR 6 फाइल नहीं कर सकता। उसके लिए कोई दूसरी ITR वो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये जितनी भी कंपनीज की जितनी भी पॉसिबल इनकम्स हैं वो इसमें रिपोर्ट होंगी। और जैसे ITR 5 के केस में था कि DSC की रिक्वायरमेंट है फाइल करने के लिए, वैसे ही यहां पर डायरेक्टर्स की DSC चाहिए होती है ITR 6 को फाइल करने के लिए। नाउ कम्स टू ITR 7। ITR 7 में जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग कंपनीज जो कि सेक्शन 139 4A 4B 4C 4D 4E एंड 4F में आते हैं, इन सबको ITR 7 फाइल करना है। वन बाय वन देखते हैं कि ये सारे सेक्शंस क्या कहते हैं। अगर किसी का ट्रस्ट है जो कि चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है तो उसको ITR 7 फाइल करना होगा। यहां पे सेक्शन 8 कंपनीज भी ITR 7 फाइल करेंगी। कोई पॉलिटिकल पार्टीज है ITR 7 फाइल करना होगा। इंस्टीट्यूशन लाइक साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसीज, इनको ITR 7 फाइल करना होगा। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन जो है ITR 7 फाइल करेंगे। बिजनेस ट्रस्ट हो, इन्वेस्टमेंट फंड हो, ये सारे ITR 7 फाइल करेंगे। इसमें भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है। अब हम लोग जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जिसको कहते हैं ITR V, जिसको बहुत से लोग ITR एक्नॉलेजमेंट भी कहते हैं या फिर ITR वेरिफिकेशन फॉर्म भी कहते हैं। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग प्रोफेशनल जब ITR फाइल करते हैं तो क्लाइंट्स को हम लोग पूरी ITR नहीं देते हैं, क्योंकि वो कहीं लगती भी नहीं है। क्लाइंट को सिर्फ ITR की कंप्यूटेशन चाहिए होती है और एक शीट चाहिए होती है। वही शीट होती है ITR की ये एक्नॉलेजमेंट शीट। इसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट फॉर्म। ये क्या होता है? इट इज अ सिंगल पेज डॉक्यूमेंट रिसीव्ड व्हेन ITR इज फाइल्ड ऑनलाइन। इसमें सारी डिटेल्स आपकी समरी फॉर्म में दी होती है कि आपकी टोटल इनकम कितनी थी, उस पे आपने किस डेट पे ITR फाइल किया, क्या चीजें, सारी चीजें आपको दी होती हैं। कहीं भी अगर आपको बैंक में या वीजा लेने के लिए या किसी भी जगह पे जब आपसे ITR की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है तो आपको यही पेज और इसके कंप्यूटेशन को लगाना होता है। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और व्हाट्सएप और फैमिली के ग्रुप में, चाहे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में इसको शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके और सारे लोग ही सही ITR फॉर्म को सेलेक्ट करके अपने ITR को फाइल कर सकें। अब आइए जितना मैंने बताया उसको समरी फॉर्म में देखते हैं। वीडियो को पॉज करके यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो मैंने बताया उसकी समरी है सारे ITR फॉर्म्स की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर आप गलत ITR फॉर्म फाइल कर देते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान उसका उठाना पड़ सकता है। देखिए लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जिन लोगों ने ITR फाइल की, जिन्होंने भी ऐसे वैसे जगह से ITR फाइल करा दिया, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, वो टैक्स प्रोफेशनल नहीं थे, उनको मेजरली हर एक क्लाइंट को डिफेक्टिव ITR की नोटिस आई है। बाद में वो टैक्स प्रोफेशनल्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास आते हैं कि सर मेरी ITR डिफेक्टिव हो गई है, नोटिस आई है, इसको करेक्ट कर दीजिए। तो फिर वो उनको एक्स्ट्रा बर्डन उठाना पड़ता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बेयर करना पड़ता है और मेंटल हैरेसमेंट होती है वो अलग से। तो क्यों ना बेटर हो कि आप सही प्रोफेशनल्स को ही हायर करके अपनी ITR फाइल कराएं। अगर आप गलत ITR फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स का जो सॉफ्टवेयर है वही आपको नोटिस भेज दे रहा है। डिफेक्टिव नोटिस आपको रिसीव होती है सेक्शन 139(9) की, जो कि आपको SMS के थ्रू और आपके जो ईमेल आईडी आपने इनकम टैक्स पोर्टल पे दिया वहां पे वो नोटिस आ जाती है। नोटिस आने के बाद उसमें आपको 15 दिन का टाइम लिमिट मिलता है कि या तो आप अपनी ITR को सही कर दीजिए तो हम आपके ITR को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज अगर आप उस ITR को सही नहीं करते हैं तो आपकी ITR इनवैलिड मान ली जाएगी। मींस ये कंसीडर किया जाएगा कि आपने ITR फाइल ही नहीं किया, तो उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। अब सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने 21 जुलाई को अपनी रिटर्न फाइल की, आपको 25 जुलाई को डिफेक्टिव ITR का नोटिस आ गया क्योंकि आपने गलत फॉर्म सेलेक्ट कर लिया। सपोज आपकी बिजनेस से इनकम थी, आपने ITR 1 फाइल कर दिया, गलत फॉर्म सेलेक्ट करने की वजह से आपको नोटिस आ गई 25 जुलाई को। अब आपको उस नोटिस में 15 दिन का टाइम लिमिट मिला रहेगा कि 15 दिन में आप अपनी इस गलती को करेक्ट कर लीजिए। मींस ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तो 31 जुलाई ही होती है, आपने 21 जुलाई को 21 जुलाई को फाइल किया था ITR, 25 को आपको नोटिस आ गई। अब
25 जुलाई से 9 दिन यानी 9 अगस्त तक आपको अपने आईटीआर को सही करना होगा। अगर आपने 9 अगस्त के पहले सही आईटीआर फाइल कर दिया तो जो आपने ओरिजिनल आईटीआर फाइल किया था 21 जुलाई को, उसी को आईटीआर फाइलिंग की डेट कंसीडर किया जाएगा। बट अगर आपने 9 अगस्त की डेडलाइन को पार कर दिया, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हो ही जाता है, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनकी डिफेक्टिव की नोटिस आती है, वो लोग नोटिस देख नहीं पाते हैं और 1 महीने बाद बताते हैं कि सर ऐसी ऐसी नोटिस आई। तो अगर वो टाइम लिमिट पार हो जाती है और 31 जुलाई की टाइम लिमिट भी क्रॉस कर जाती है, तो फिर आपकी आईटीआर को ड्यू डेट के बाद फाइल किया माना जाएगा। उसमें क्या होगा कि जो आपने डिडक्शन है, जो आपके रिफंड वगैरह है, या जितनी भी चीजें आपको रिलैक्सेशन मिलनी थी ड्यू डेट के अंदर फाइल करने की, वो सारी आपकी कैंसिल हो जाएंगी। वो कुछ भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट पेनल्टी पे करना पड़ जाएगा। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि आपको जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो डिले हो जाएंगे। जनरली होता क्या है कि एक बार में ही सही आईटीआर फाइल होती है तो डिपार्टमेंट भी उसको जल्द से जल्द प्रोसेस करता है। जब आप डिफेक्टिव आईटीआर को सही करके फाइल करते हैं तो अननेसेसरी उसमें भी टाइम जाता है। स्क्रूटनी के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। असेसिंग ऑफिसर हो सकता है कि आपके केस को स्क्रूटनी में पिकअप कर ले कि ऐसा क्या दिक्कत थी कि आपने वो गलत आईटीआर फाइल किया हुआ था। और अगर आपने अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग की अपने आईटीआर में, तो 50% से लेकर 200% तक की आपको पेनाल्टी पे करनी पड़ जाएगी। मींस जो आपने बचाया भी नहीं उससे कहीं ज्यादा आपको देना पड़ सकता है। तो इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि ऑलवेज टेक प्रोफेशनल्स एडवाइस व्हाइल फाइलिंग आईटीआर। खुद से आप जरा सा भी अगर कंफ्यूज होते हैं तो आईटीआर फाइल मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार हम लोग खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है कौन सा नहीं, क्योंकि इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी सारी अमेंडमेंट्स हैं, वो सब हम लोगों को गो थ्रू करना पड़ता है। तो प्रोफेशनल की एडवाइस जरूर लें और अपने सही आईटीआर को फाइल करें। अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। बाय बाय।